विद्यार्थियों, फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने साइंस से संबंधित दोस्तों को शेयर कीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे 6 नंबर से और टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 6th नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कोलॉम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो चीज देखनी है बेटा। सबसे पहले गिवन क्या है वो देखना है बेटा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन। गिवन है बेटा हमें डायपोल मोमेंट, यानी कि डायपोल मोमेंट स्मॉल p की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 4 × 10⁻⁹ कोलॉम मीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है बेटा 5 × 10⁴ न्यूटन पर कोलॉम। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि टॉर्क कैलकुलेट कीजिए जब थीटा की वैल्यू क्या हो। थीटा हमें दे रखा है बेटा 30 डिग्री। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क फाइंड करने का। तो टॉर्क फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बेटा टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टाउ वेक्टर। तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो टाउ इज इक्वल टू हम लिखेंगे बेटा पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी की वैल्यू हमें गिवन है, ई की वैल्यू भी हमें गिवन है और थीटा की वैल्यू भी हमें गिवन है। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा 4 × 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू बेटा 5 × 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री। अब हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है 1/2। क्या होती है 1/2। ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपने। ठीक है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, उसके बाद में देखते हैं। 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ इंटू 1/2। ठीक है बेटा, इससे ये कट हो जाएगा और हमें बचेंगे हमारे पास 2 और यहाँ पे 2 5 × 10 आ जाएगा बेटा और इंटू 10⁻, यहाँ से देखें 9 और ये 4 है तो माइनस का 5 रहेगा। ठीक है, लेकिन प्लस का 1 ये भी है हमारे पास। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -4, 10⁻⁻4 आ जाएगी। ठीक है, ये टाउ की वैल्यू आ गई और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा न्यूटन मीटर। ठीक है,
ये इसकी यूनिट रहती है न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. A. Estimate the number of electron transferred from which to which. ठीक है, पहले तो ये पता करना है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है भाई, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हुआ, किस तरफ हुआ। ठीक है भाई, तो हमारे पास एक तो है पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन का पीस है, दूसरा वूल है। ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, पॉलीथीन है, और इधर हमारे पास ये जो क्लॉथ है ये वूल है। ये क्या है, वूल है, और ये है पॉलीथीन। पॉलीथीन है, ठीक है। ये कहता है कि इन दोनों को आपस में रब किया, रब करने पे क्या हुआ भी, क्या हुआ, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और कितना नेगेटिव चार्ज आया, 3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। ठीक है, अब जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और वूल पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जहां पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जहां जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ठीक है, तो अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो वूल क्लॉथ से पॉलीथीन की तरफ हुआ, वूल क्लॉथ से पॉलीथीन की तरफ हुआ। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में देखो बेटा, हमें गिवन क्या क्या है। वैसे वो होता क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। यानी कि क्या कहता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज हमें गिवन है, Q की वैल्यू हमें गिवन है। Q की वैल्यू क्या है बेटा, -3 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, ये हमें गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें पता होता है बेटा 1.6। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम n इज इक्वल टू लगा देते हैं Q अपॉन में E। क्या लगा देते हैं, Q अपॉन में E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है ना बेटा, ठीक है,
तो यहाँ पे इस वैल्यू, इसकी वैल्यू रखें तो -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम फाइंड कर सकते हैं इससे? इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा बेटा -3 अपॉन 1.6 इंटू, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻, ये 19 -7 कर देते हैं तो रह जाएगा बेटा -12, जो ऊपर जाके प्लस का 12 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और इस डेसिमल को भी हटा देंगे तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस की 13 हो जाएगी। तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है -3/16 इंटू 10⁻13। तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो इस टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं आ सकता है। और ऐसा चार्ज नहीं आ सकता है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में तो पूरा जाता है, फ्रैक्शन में यानी कि आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो ये संभव नहीं है, चार्ज संभव नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बेटा मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना बेटा, वो कितना होता है मैं आगे बताता हूं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। इतना मास होता है। ये जो मास, अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इतना मास भी ट्रांसफर होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है उसका मास एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना इंक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे मास का तो उतना मास ट्रांसफर हो जाता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर A and B have their center separated by a distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each sphere is 6.5 into 10⁻⁻7 coulomb? The radii of A and B are negligible compared to distance of separation. मतलब रेडियस जो है वो डिस्टेंस है जो इनके बीच में स्फीयर के, उसके रिस्पेक्ट में क्या है? नेग्लिजिबल है। What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and distance between them is halved? चलो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले यह क्या कहता है कि दो स्फीयर है हमारे पास, दो स्फीयर है। पहला स्फीयर हमारे पास ये रहा, ठीक है, दूसरा स्फीयर हमारे पास ये रहा। इन दोनों स्फीयर्स पे सेम चार्ज है, वो कितना है बेटा? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, और यहाँ पे भी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, इनके बीच का ये जो सेपरेशन है वो है बेटा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हम रेडी को
क्या कर रहे हैं, रेडियस जो है इनकी, इन रेडियस को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी रेडियस बहुत छोटी है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो देखो बेटा, हमें गिवन क्या क्या है वो देखें। पहले सबसे पहले हमें गिवन है चार्ज। गिवन क्या क्या है बेटा, हमें चार्ज Q1 गिवन है जिसकी वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Q2 भी गिवन है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, और हमें R भी पता है बेटा 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमेशा आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा बेटा 0.5 0.5 या 0.5 ना लिख के आप जितना कोशिश करें डेसिमल की फॉर्म में ना ही लिखें। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। ये 5 इंटू 10⁻1 लिख दो, ये सही रहेगा। पावर -1 आएगी बेटा। ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो बेटा, फोर्स निकालना हमने, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, क्योंकि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर करते हैं, तो दोनों पे इक्वल चार्ज हैं, इसलिए हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन R²। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा बेटा। तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू है 6.5 इंटू 6.5, ये 2 बार आएगा, तो 10⁻14 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, प्लस में सीधा लिख सकते हैं अपने, दोनों का प्लस ही होगी पावर, क्योंकि बेस सेम है। R की वैल्यू देखो बेटा 5 इंटू 10⁻⁻1 है, और इस सब का क्या है, स्क्वायर है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई कर दें इनको डिजिट्स को, तो क्या मिलेगा बेटा, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा बेटा वो मिलेगा 380.25 इंटू, इनको हम माइनस कर देते हैं, तो 14 - 9 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास क्या बचा हुआ है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25 इंटू 10⁻⁻2। ये -2 ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी, और 25 से डिवाइड कर देते हैं अपने ऊपर जो हमारा आया है आंसर उसको, तो ये हमारा आंसर आएगा बेटा 15.21। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो -3 न्यूटन। ये फोर्स काम करेगा बेटा, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है, इसके बाद में ये कह रहा है कि अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए, चार्ज को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, और डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो देखो इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर देते हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पे वो बताना है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में। तो देखो ये क्या कह रहा है कि चार्ज को डबल कर दिया जाए, तो पहले तो हमारा पहला जो फॉर्मूला आ रहा था बेटा वो था हमारा F = K Q1 Q2 अपॉन R²। नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो नए फोर्स के लिए है, जब हमने क्या कर दिया,
चार्ज को डबल कर दिया, तब चार्ज हमारा क्या था, Q1 डैश है, K की वैल्यू तो K ही है, K की वैल्यू नहीं चेंज हो रही क्योंकि फिक्स रहती है, Q2 डैश और R डैश और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बात कह रहा है उस बात को अपने फॉलो करते हैं कि Q1 जो है, Q1 डैश जो है हमारा, जो पहले चार्ज दिया गया था Q1 उसका डबल है। ठीक है, और Q2 डैश जो है वो पहले चार्ज दो दिया गया था, दूसरा चार्ज, उसका क्या है, डबल है। डिस्टेंस ये कहता है कि हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। डिस्टेंस हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। तो आर डैश जो हमारा आया वो R/2 आया। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इस सेकंड फॉर्मूले में अगर पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, वो देख लेते हैं। K इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर, इस सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 2×2 = 4 ऊपर आ जाएगा बेटा, इधर तो हमारा पास क्या आ जाएगा, 2×2 = 4, K Q1 Q2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, R² / 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 4×4 K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, और ये वैल्यू हमें पता है कि जो पहले फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू है, तो हमारा F डैश जो है वो इक्वल आ जाएगा बेटा 16 इंटू एफ, जो एफ डैश नहीं आएगा बेटा, दोबारा से मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख देता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा भाई, एफ आ जाएगा। यानी कि जो बाद का फोर्स है, जब चार्ज को हमने डबल कर दिया, डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, तो जो फोर्स है उन चार्जेस के बीच में वो क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले फोर्स के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हमें दे रखा है बेटा, और कौन सी, एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, आई कैप दे रखा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ एक्सिस। ठीक है, इससे पास होने वाले फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी जिसका प्लेन जो है YZ एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, what is the flux through the same square if normal to its plane makes 60 डिग्री एंगल। अब एंगल अगर 60 डिग्री हो जाए तब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों ही बातों को हम बढ़िया से यहाँ समझते हैं बेटा। अब देखो हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटा, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेट ना बने तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस तरीके का, ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है जो हमें दे रखी है बेटा, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, एक एरिया दे रखा है, सपोज कर लेते हैं वो एरिया ये है हमारा, वो एरिया क्या है, ये है, एक स्क्वायर दे रखा है बेटा, जिसकी रेडियस क्या, जिसका साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और वो कहता है कि वाई जेड के पैरेलल है। तो देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, तो देखो एरिया वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा,
पहले तो हमें गिवन क्या है वो देख लेते हैं। पहले गिवन क्या है बेटा, गिवन है हमें ई की वैल्यू हमें दे रखी है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, और स्क्वायर हमें दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है, यानी कि ए हमें दे रखा है, साइड दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाएगा बेटा 10/100। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻1 ये लिखा जा सकता है, ये मीटर में आ जाएगा। अब देखो बेटा, ए हमें पता लग गया, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले एरिया हमें पता लग जाएगा, कितना है भाई, निकाल देते हैं। ए इंटू ए होता है, ए स्क्वायर होता है एरिया, तो यानी कि 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि 10⁻⁻2 आंसर आ जाएगा एरिया के लिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो फाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फाई क्या होता है, फ्लक्स। हम फाइंड करना चाहते हैं बेटा फ्लक्स, और उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बेटा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर की जो वैल्यू है हमें, अगर हम यहां से देखें तो ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ई ए कोस थीटा, बिकॉज ई वेक्टर जो है वो पैरेलल है बेटा ए वेक्टर के। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमें फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा ए ई इंटू ए। ठीक है, ई की वैल्यू हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है। ठीक है, आई कैप की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे डायरेक्शन का ही पता लगता है, और डायरेक्शन हमें पता लग गई कि ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे बेटा ई की वैल्यू ओनली मैग्नीट्यूड 10⁻, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, 10⁻⁻, माइनस नहीं प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻1 आ जाएगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 30। और आंसर क्या आ जाएगा, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना ले तब क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ई ए कोस थीटा आता है। अब कह रहा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है। तब फाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए वो पूछ रहा है ये। तो ई ए कोस 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ई इंटू ए, कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 होती है, बिकॉज कोस 60 की जो वैल्यू होती है ना बेटा 1/2 होती है। और ई ए की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, अभी अभी करके आए हम 30 न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, तो ई ए की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 30 इंटू 1/2, और ये आंसर आ जाएगा बेटा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ये फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये क्वेश्चन एरो लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन क्या कहता है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज दिस। हमें आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है। अगर फ्लक्स आउटवर्ड है, इसका मतलब जो सरफेस हमें दे रखा है जिसमें चार्ज पड़ा है, वो चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है। दूसरा क्या कहता है, इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि पहले हम गिवन क्या है वो लिखते हैं। गिवन क्या है बेटा, वो देखते हैं। गिवन है बेटा हमें फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है। आउटवर्ड जो फ्लक्स है वो हमें दे रखा है फाई इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको दोबारा लिखता हूँ, चलो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमें दे गिवन है बेटा। ठीक है, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया गया, इतना ही दिया गया है। हमें फाइंड करना है टोटल चार्ज कितना है इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ये फाइंड करना है बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे। फ्रॉम गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू होता है बेटा समीशन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, सिग्मा क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखो हमें एप्सिलॉन नॉट फाइव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और फाइव की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 8 इंटू 10⁻³ इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा बेटा 70.8। क्या आ जाएगा 70.8 इंटू, अब देखो पावर क्या आ जाएगी 10⁻³ कर देते हैं माइनस, तो 9 आ जाएगा, 9 कूलम। ठीक है, इतना टोटल चार्ज होगा उसके अंदर, जो हमें क्लोज सरफेस दे रखा है उस पे इतना चार्ज होगा बेटा। ठीक है, इसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आउटवर्ड अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। ठीक है, टोटल चार्ज यानी चार्ज जीरो है, ये कोई जरूरी नहीं है बेटा। इसमें देखो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस है। ये इस क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और अगर ना ही तो फ्लक्स बाहर जा रहा है ना ही अंदर आ रहा है,
तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि अंदर जो चार्ज है वो 0 हो सकता है। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चार्ज तो है इसमें, जैसे 8 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और 8 कूलम नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और इन दोनों का जो सम है क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो हैं, लेकिन इसका जो टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो चार्ज